हाय एवरीवन, वेलकम टू द शिवम गहोई शो। आज जानेंगे वेदांता की डीमर्जर के प्लान को, जिसमें कि वेदांता अपनी कंपनी को 6 हिस्सों में डिवाइड करने वाली है। जानेंगे ये डिसीजन अभी क्यों लिया गया, प्रमोटर का इंटेंशन क्या है और इस शेयर के साथ फ्यूचर में करना क्या चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। बात शुरू होती है मई 2020 से। वेदांता लिमिटेड की प्रमोटर अनिल अग्रवाल ने बोला हम अपनी कंपनी को करेंगे डीलिस्ट। डीलिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई वो ये बोल रहे हैं कि अपना शेयर वो स्टॉक एक्सचेंजेस से खरीद लेंगे, इसके बाद वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड नहीं करेगी। ठीक है, उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया? उस टाइम पे मेटल के प्राइस रॉक बॉटम पे आ चुके थे बिकॉज ऑफ द कोविड फियर। ठीक है, उनको पता था कि फ्यूचर में दाम मेटल्स के बढ़ेंगे, जिससे कि उनकी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो उन्होंने प्लान किया कि भाई अभी हम बैंकों से लोन ले लेते हैं और उससे अपने शेयर खरीद लेते हैं, और जब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो इस लोन को चुका देंगे और पूरी कंपनी हमारी हो जाएगी। डीलिस्टिंग का प्राइस जो तय करा गया ना, वो था 87.5, और इसी प्राइस से आपको पता चलेगा प्रमोटर की इंटेंशन क्या है। ये प्राइस आपकी जो फाइनेंशियल ईयर 20 की ना जो बुक वैल्यू थी ना, उससे 41% डिस्काउंट पे थी, और कोविड की फियर की वजह से ना वेदांता का शेयर मोर देन 50% करेक्ट कर चुका था, 166 से 77 पे आ चुका था। तीसरी चीज, फाइनेंशियल ईयर 20 में वेदांता ने एक एक्सेप्शनल लॉस दिखाया। बोले हमारी एक बिजनेस की जो यूनिट है उससे कुछ फायदा आनी ना, हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, वो भी कितने का, 17,000 करोड़ का। उससे हुआ क्या कि उनकी बुक वैल्यू 12% कम हो चुकी थी फाइनेंशियल ईयर 19 से। ठीक है, अब चेरी ऑन द केक इज वेदांता लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है, उसके पास ना हिंदुस्तान जिंक की मोर देन 64% शेयर है, और उस टाइम हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर चल रहा था वो अराउंड 190 चल रहा था। अगर कैलकुलेशन करी जाए तो अगर वेदांता वाले बोले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ हिंदुस्तान जिंक है, तब भी हर एक स्टॉक जो वेदांता का है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 140 रुपीज। और टेंडर का प्राइस कितना बोल रहे थे वो डीलिस्टिंग का, 87.5। मजेदार बात तो ये है कि डीलिस्टिंग कभी हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? गवर्नमेंट का एक रूल है, गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको डीलिस्टिंग करनी है तो आपको 90% शेयर खरीदने पड़ेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कंपनी के 100 शेयर है, 50 शेयर प्रमोटर के पास, 50 शेयर पब्लिक के पास। अगर प्रमोटर को अपने 90 शेयर करने हैं तो उनको 40 शेयर पब्लिक से खरीदने पड़ेंगे। और ये खरीदे कैसे जाते हैं? टेंडर के थ्रू। क्या होता है, हर बंदे से बोला जाता है कि अपना शेयर बोलो किस दाम पे बेचना चाहते हो। तो अब मान के चलो ये 50 जो शेयर है पब्लिक के, 20 शेयर टेंडर करेगा 200 रुपए पे, 20 अगले 20 शेयर करेगा 400 रुपए पे, अगले 10 शेयर करेगा 500 रुपए पे। तो अगर वेदांता को अपने शेयर 90% के ऊपर करने हैं तो उनको ये 40 शेयर खरीदना। गवर्नमेंट बोलती है जब तुम इन शेयर को खरीदोगे तो जो इसमें मैक्सिमम प्राइस होगा कितना है, 400, उसी पे आपको सारे शेयर खरीदने पड़ेंगे। ठीक, अब इसके बीच में आती है एलआईसी। एलआईसी का उस टाइम पे वेदांता में 6% के अराउंड स्टेक था। एलआईसी बोली हम 320 के नीचे नहीं देंगे। ठीक है, और एक मजेदार बात यह भी है कि जब टेंडर की प्रोसेस चालू हुई तो वेदांता को जो 90% जो शेयर चाहिए थे उससे वो थोड़े से शॉर्ट पड़ गए, उनको उतनी टेंडर हुए ही नहीं शेयर। ठीक, अगर हो भी जाते ना तो भी एलआईसी 320 के नीचे देती नहीं, अनिल अग्रवाल 320 रुपए देते नहीं, तो वो डीलिस्टिंग कभी होनी थी ही नहीं। ठीक है, आप समझते हैं मजेदार बात कि ये जो डीलिस्टिंग होनी थी उसका पैसा कहां से आ रहा था। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कंपनी का स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो आप स्ट्रक्चर समझोगे बाद में बहुत काम में आने वाला है। अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है यूके में, उसका नाम है वेदांता रिसोर्सेज, और वेदांता रिसोर्सेज के पास उस टाइम पे 50% शेयर होल्डिंग थी वेदांता लिमिटेड में। ठीक है, और उन्होंने ये वेदांता लिमिटेड की 50% जो होल्डिंग थी वो बैंकों को एज अ कोलेट्रल दी और बोले हमको लोन दो। ठीक है, इसको बोलते हैं शेयर्स की प्लेजिंग करना। अब थोड़ा सा शेयर की प्लेजिंग समझ लेते हैं। मान लो आपने 100 रुपए बैंक को दिए, बैंक बोलेगी लो भैया 50 रुपए एज अ लोन, लेकिन एक बात याद रखना, आपके
शेयर की जो वैल्यू है 60% जो वैल्यू निकलेगी उससे आपका लोन हमेशा कम होना चाहिए। अगर कभी भी ज्यादा हो गया तो हम आपका शेयर बेच देंगे, और अगर आप चाहते हो हम आपका शेयर ना बेचो तो और शेयर हमको दे देना। बहुत बढ़िया बात। इन्होंने तो अपनी 100% प्लेज कर दिया था, और शेयर कहां से देते, राइट? अगर इन केस कभी ये सिनेरियो आ जाता है तो। बट उन्होंने अब क्या किया, जो ये पैसा आया हुआ था प्लेज करके, उन्होंने इसी पैसे से अपने ही वेदांता लिमिटेड के शेयर को खरीदना चालू किया, जिससे कि वेदांता लिमिटेड का शेयर बढ़ना चालू हो गया। और जब वेदांता के शेयर बढ़ना चालू हो गया तो उन्हीं बैंकों से और लोन लेना चालू कर दिया। धीमे धीमे देखते देखते फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 23 में जाके देखो अब तो उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग 50 से अराउंड 70 कर ली। ठीक है, यहां तक सब बढ़िया चल रहा था, क्योंकि जो बैंकों को जो ईएमआई आ रही थी, पहली बात तो बैंकों को इंटरेस्ट पे करना है, और टेनर के बाद जो बॉन्ड का प्राइस है वो भी पे करना है। तो जो इनको इंटरेस्ट पे करना है वो ये आराम से पे कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मेटल साइकिल बढ़िया चल रही थी, वेदांता लिमिटेड के बढ़िया प्रॉफिट आ रहे थे। उस प्रॉफिट को ये एज ए डिविडेंड पास कर देते थे यूके की कंपनी को, और वो यूके की कंपनी अपने जो भी ऑब्लिगेशन थी वो पे कर लेती थी। लेकिन मजा तो जब आया फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जब मेटल साइकिल टर्न कर गई। क्यों टर्न कर गई? दुनिया में सबसे ज्यादा मेटल की खपत कहां होती है? चाइना में। और आपको पता है कि चाइना में ये खपत सबसे ज्यादा होती कहां है? हाउसिंग सेक्टर में। और अभी हाउसिंग सेक्टर कैसा चल रहा है? सबसे घटिया। आपने एवरग्रांड की न्यूज सुनी होगी। तो इस वजह से मेटल के प्राइस कम हो गए, उस वजह से वेदांता लिमिटेड के प्रॉफिट कम हो गए। लेकिन ईएमआई तो भरनी है, क्योंकि अगर ईएमआई पे नहीं करी तो बैंक वाले बोलेंगे और शेयर दो, और शेयर है नहीं तो बैंक वाले शेयर बेचना चालू करेंगे। अगर शेयर बेचना चालू करेंगे तो शेयर का दाम नीचे आएगा, और बैंक वाले बेचना चालू करेंगे और नीचे आएगा। ये विशेष साइकिल में आ जाएगा और अनिल अग्रवाल जी बन जाएंगे अनिल अंबानी, बैंकक्रप्ट। ठीक है, जो कि वो होने नहीं देंगे, है ना। तो अब ये ईएमआई वगैरह कैसे टाइमली पे किया जाए? फाइनेंशियल ईयर 2023 में वेदांता का प्रॉफिट हुआ 14,000 कुछ करोड़। ठीक है, और उन्होंने डिविडेंड कितने का दिया है? 2.83x। तो प्रॉफिट से ज्यादा अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो इसका मतलब वो कहां से आ रहा है? एक्स्ट्रा कंपनी ने लोन लिया है। अब आपको पता है अगले कुछ सालों में मेटल की साइकिल तो चेंज होने वाली है नहीं, है ना। तो अगली साल में मान के चलो जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रॉफिट था उतना ही प्रॉफिट आने वाला था, लेकिन हम अपने वेदांता लिमिटेड में लोन ले लिया है तो उसकी ईएमआई भरनी पड़ेगी, तो इस वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगली साल और लोन लेना पड़ेगा, और अगर आपने और लोन लिया तो वेदांता के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो उनका सेंटीमेंट खराब हो जाएगा, वो शेयर को नीचे गिरा देंगे। अगर शेयर नीचे गिरा तो अनिल अंबानी बनने का डर है, राइट। तो अब करें क्या? कुछ तरीके हैं। पहला तरीका, एक काम करते हैं, वेदांता लिमिटेड के कुछ नए शेयर निकाल देते हैं, और जो उससे पैसा आएगा वो डिविडेंड के थ्रू यूके की कंपनी में भेज देंगे। ये बताओ, जब नए शेयर निकालोगे उसमें पैसा लगाएगा क्यों कोई? क्योंकि जो लोग पैसा लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ हो, लेकिन सबको पता है ये पैसा आएगा ये तो यूके में जाने वाला है, तो कोई पैसा देने वाला नहीं है। दूसरा तरीका, बोले कि भाई मेरे पास कोई खदान है उसमें पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप कोई करेगा नहीं, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप करेगा जो प्रॉफिट आएगा फिर ये डिविडेंड के तौर पे देंगे, तो मतलब कि ग्रोथ में लगाएंगे नहीं, तो कोई करेगा नहीं। और अगर इन्होंने डिस्ट्रेस में किया वो पार्टनरशिप, मतलब कि बहुत सस्ते में दे दी वो स्टेक किसी को, तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, तो वेदांता का शेयर नीचे आएगा, तब फिर अनिल अंबानी बन जाएंगे। वो भी नहीं हो सकता है। तो इनको कोई ना कोई अपनी कंपनी की एसेट बेचनी है, ये तो तय हो गया। लेकिन इसमें भी अब कैच है, अगर इन्होंने कुछ भी एसेट बेची, बेचने के बाद पैसा आएगा वेदांता लिमिटेड में, तो वेदांता लिमिटेड को टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और जब वेदांता लिमिटेड एज अ डिविडेंड देगा वेदांता रिसोर्सेज को, तो वेदांता रिसोर्सेज को भी टैक्स भरना पड़ेगा। 2 बार टैक्स हो गया, राइट। अगर इसको अवॉइड करना है तो उसका एक ही तरीका है, भैया डीमर्जर कर दो। 6 एंटिटी बनाएंगे, उसमें से कोई एक एंटिटी को बेच देंगे। जो पैसा आएगा वो डायरेक्टली किसके पास आएगा? वेदांता रिसोर्सेज के पास। तो एक बार टैक्सेशन होगा। यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन रीजन क्या दिया गया? वैल्यू अनलॉकिंग कर रहे हैं हम डीमर्जर से। इसका मतलब क्या होता है? चलिए समझते हैं। इसका मतलब ये होता है, अभी मैं वेदांता के शेयर को इसलिए नहीं खरीदता हूं क्योंकि वेदांता के शेयर में आयरन ओर भी है, जिंक भी है, और उसमें ऑयल एंड गैस भी है। मान लो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड गैस में खरीदने का मन करता है, तो मैं अभी खरीदूंगा नहीं इसको, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है।
लेकिन जब 6 बिजनेसेस में टूट जाएगा तो एक बिजनेस ऐसा होगा जिसमें सिर्फ ऑयल एंड गैस का काम होता होगा, तो वहां पर मैं पैसा लगाऊंगा। तो इस तरीके से नए इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, जिससे कि कंपनीज के शेयर बढ़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। लेकिन आपको समझने वाली बात यहां पे एक ये है कि जब 6 कंपनी में टूट जाएगा ना, राइट, और अगर एक कंपनी बिक गई तो होगा ये मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि जैसे ही वो कंपनी बिकेगी, अब उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड के तौर पे यूके नहीं जाएगा और उस कंपनी ग्रोथ में लगेगा। तो उस कंपनी के इन्वेस्टर खुश और बाकी 5 कंपनी के इन्वेस्टर खुश, क्योंकि उनकी पेरेंट की कंपनी का लोन कम हो गया है। ठीक, लेकिन आपको पता है, अगर आपको ये प्रोसेस करनी भी है ना, राइट, तो आपको 1 से 2 साल लगते हैं। ठीक है, और जब 1 से 2 साल लगेंगे आपको ना, जाने कितनी हर्डल्स आती हैं, कितनी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर एक भी परमिशन नहीं मिली ना, वो कोर्ट केस फंस गया, तो ये डीमर्जर नहीं होने वाला, राइट। और डीमर्जर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, सोच के देखो। अगर धोखे से भी शेयर बेचना चालू हो गया तो इस कंपनी का कौन प्रमोटर बनेगा नहीं पता, और मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है। तो अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो पहली बात तो आपको इसमें पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बात तो बहुत अनसर्टेनिटी है। दूसरी चीज, आप अगर लास्ट 10 साल भी देखो ना, तो शेयर की कंपाउंडिंग से 2% से हुई है। अगर आप इसमें ना डिविडेंड भी ऐड कर दो तो 5% की कंपाउंडिंग नहीं मिली है इतने सारे स्टॉक में, जिसमें कि रायता प्रोमोटर्स ने फैलाया ही नहीं है। उनको सिर्फ बिजनेस पे ध्यान है, तो वहां पैसा लगाएंगे ना। तो यहाँ पे तो प्रोमोटर का ध्यान बिजनेस पे है ही नहीं, यहाँ पे तो प्रोमोटर का ध्यान सिर्फ अपने रायते को समेटने में। लेकिन एक बात तय है कि अगली साल तक शेयर का दाम गिरने नहीं देंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है, बढ़िया से पीआर की जा रही है। हर न्यूज एंकर यही बोल रहा है कि ये शेयर खरीदना चाहिए क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग हुई। कोई रिस्क के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है। तो ट्रेडर के लिए तो बढ़िया बात है, क्योंकि जितनी ज्यादा न्यूज उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी, जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी उतने अच्छे चांसेस प्रॉफिट कमाने के। तो ट्रेडर तो इसमें मजे करेंगे, इन्वेस्टर्स को उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पजेस के लिए है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं नहीं। तो आप अपने एडवाइजर से सलाह लेके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।